हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली और आज हमारा छठा लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा का। बच्चों आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने और भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किया था विच वॉज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। इसलिए आपने करना क्या चाहिए, आपने अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर हर लेक्चर के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आपकी जेई की जो तैयारी है वो बिल्कुल ट्रैक पे रहे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो मैं यहाँ पर रेगुलर लेक्चर्स आपके ले रहा हूँ, उसी तरह से जयंत सर, पारस सर और नमो सर भी आपके रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, 7 बजे फिजिक्स, 8 बजे केमिस्ट्री और 9 बजे मैथ्स के लेक्चर्स अटेंड करना है आने वाले जेई के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर ऑन दिस चैनल। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों यहाँ पर जो आपको टीम नजर आ रही है, आप इन सभी मेंबर्स के साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं ऑन द टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा अनअकैडमी जेई का एक ग्रुप है जिसके अंदर ऑलरेडी 23,000 के लगभग बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ में। उनके साथ भी हम रेगुलरली नोट्स एंड अपडेट्स शेयर करते हैं। आपको भी अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना है देन इस यूआरएल को आपको टाइप करना रहेगा अपने मोबाइल ब्राउजर के अंदर। ठीक है, आफ्टर यू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप। ठीक है, तो टेलीग्राम ऐप पहले डाउनलोड कर लो मोबाइल के अंदर, उसके बाद में अपना जो मोबाइल ब्राउजर है उसके अंदर जाके ये लिखो tinyurl.com/JELiveChat। जैसे ही आप ये करोगे आपको एक बटन मिलेगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप को जहां पर हम सारे टीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा बच्चों कि आपको भी पता चलेगा कि अब कितने ज्यादा बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस की, क्योंकि अब इस तरह के रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, जैसे अनअकैडमी जेई एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको सारा ही कंटेंट प्लेलिस्ट में ऑर्डर वाइज लगा हुआ मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, जो बच्चे यहां पर नए ज्वाइन कर रहे हैं वो पीछे जाकर प्लेलिस्ट अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और बच्चों इसी तरह से ऑनलाइन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सारे टीचर्स मौजूद हैं, विच इज अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पे बच्चों एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि वो बना ही हुआ एजुकेशन के लिए है, तो वहां पर काफी सारी चीजों को ध्यान रखा गया है। जैसे कि वहां पर स्टूडेंट टीचर एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है क्योंकि हम यहाँ पे फेस टू फेस होते हैं। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहाँ पे लाइव चैट करते तो हैं आपके साथ में, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान चैट के ऊपर नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से सिस्टम बनाया गया है मेरा पूरा ध्यान होता है कि बच्चे बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उनका रिस्पांस कैसे है। मैं जब उनको क्वेश्चंस देता हूं तो वहां पर पोल फीचर जो है वो पोल फीचर यूज करके मुझे पता चलता है कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया। ठीक है, तो ये एक टीचर के लिए भी बहुत अच्छा टूल बन जाता है ये समझने के लिए कि बच्चों ने जो कंसेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश की है टीचर ने उसको ग्रास्प किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट है बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड है और इस वजह से आपकी लाइव क्लासेस बहुत ही वहां पर प्रोडक्टिव होती हैं। साथ ही साथ बच्चों वहां पर आपको मिलेगा क्या, आपको हर 2-3 लेक्चर के बाद में एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा जिसके अंदर बस डाउट्स ही डिस्कस होते हैं, उसके अंदर नया थ्योरिटिकल डिस्कशन नहीं होता है। और मैं जानता हूं यहाँ पर जो बच्चे अनअकैडमी जेई के थ्रू तैयारी कर रहे हैं उनको भी ऐसी दिक्कतें आती होंगी कि हमें थ्योरी पूरी समझ में आ गई है, लेकिन अब हम यहाँ पर डाउट्स किससे पूछें या डाउट क्लैरिफाई कैसे करें। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा इशू है। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पर अपनी जो स्पीड है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और जो एक्यूरेसी है अगर उनके ऊपर वर्क करना है देन एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है जो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो बच्चों यहाँ पर आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं उसके लिए आपको एक बेसिक सा अमाउंट पे जरूर करना पड़ता है, लेकिन अगर आप ये सब यूज करोगे, ये सारी फैसिलिटीज यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि आपकी जो तैयारी अभी तक चल रही थी उससे एक लेवल ऊपर पहुंच चुकी है। ठीक है, सो दैट एक्चुअली मेक्स इट अ वेरी वायबल ऑप्शन। आपने ये वाला ऑप्शन देखना चाहिए और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इवन देन आपने ये वाला ऑप्शन देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो प्राइजेस रखी गई हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है बहुत ही आसान सा तरीका है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। और बच्चों एक अच्छी बात यह है कि अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो नंबर 1 ट्रेंडिंग ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, नंबर 1 ट्रेंडिंग ऐप है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बच्चे इसका यूज करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपने अगर अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इसको डाउनलोड करो और उसमें जो प्लस वाला सेक्शन होता है, प्लस सेक्शन में जाके आपको अपने गोल मतलब आईआईटी जेई को सिलेक्ट करना होगा और फिर उस पोर्शन को सब्सक्राइब करना होगा ताकि यहाँ पर आने वाले जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे आपको यहाँ
पर पढ़ने को मिलेंगे, सारे टेस्ट आपको देने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सब बच्चों आपको अगर करना है देन बेस्ट आइडिया इज टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर जो 1 साल का बच्चों आपका प्लान है वो आप देख सकते हो, आपको 27,000 रुपीज में मिल रहा है, विच इज काइंड ऑफ अ सिंगल इंस्टॉलमेंट इन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप ऐसे कम से कम 4-5 इंस्टॉलमेंट्स वहां पर पे करते हो। और जो यहाँ पे बच्चों आपका जो 2 साल का प्लान है उसका पर मंथ कॉस्ट अगर आप देखोगे तो ये आता है 2,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो 2 साल तक आप यहाँ पे टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रह सकते हो, सारे यहाँ पर जो कंसेप्ट है उसको समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी आपका प्राइस काफी कम है, 2,000 रुपए पर मंथ। आई गेस इंडिया में काफी सारे बच्चे आज की डेट में अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर जेईई लाइव कोड यूज करोगे सब्सक्रिप्शन परचेज करते समय देन आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कोड हमारे वो बच्चे यूज करते हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, यूट्यूब के थ्रू हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, इससे हमें ये पता चलता है कि कितने बच्चे हैं जो एक्चुअली आना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर, और हम टीचर्स के साथ में और भी डिस्कशन को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है। सो डू यूज दिस कोड जेईई लाइव व्हेनेवर यू टेक सब्सक्रिप्शन। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये भी ज्यादा है देन डोंट वरी, क्योंकि यहां पर आपकी पढ़ाई जैसे चल रही है चलते रहेगी। बस आपको एक छोटी सी अपने साइड से ये बात करनी पड़ेगी कि आप रेगुलरली कोई ना कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस, और कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आप देने की कोशिश करो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स अगर आपके मिस हो रहे हैं देन आपको यहां पे थोड़ा सा लैग फील होगा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में जो यहां पे प्लस ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो अच्छी बात यह है बच्चों की यहाँ पर भी आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। और आज हमें कवर करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, और इसके काफी सारे प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम में मिलने वाला है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। आज के लेक्चर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब यहां पे कुछ ना कुछ ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब 2 कैटेगरीज होना चाहिए। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर है तो ऐसा ही एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होना चाहिए, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी होता है, ठीक है। तो यहां पे ट्रिपल वर्ड के ऊपर पहले फोकस करते हैं और ये समझते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई 3 वेक्टर्स। ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर्स हैं यहां पे, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स है, लेट अस से ए, बी और सी, ठीक है, मैं इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करके देखता हूं। यहां पे मेरे पास ए वेक्टर है, मेरे पास बी वेक्टर है और मेरे पास सी वेक्टर है। अब मैं इनको किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूं सोच के देखते हैं। एक ऑप्शन में आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ऐसा करते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट कर लेते हैं और फिर बचे हुए के साथ में डॉट या क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे दिक्कत आएगी, अगर आपने 2 वेक्टर्स का पहले ही डॉट कर लिया, अगर आपने 2 वेक्टर्स का पहले ही डॉट कर लिया तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? उनका रिजल्टेंट आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब अगर स्केलर क्वांटिटी आपके साथ में लिखी हुई है तो किसी दूसरे वेक्टर के साथ में आप उसका डॉट क्रॉस नहीं करते हो, आप सीधे सीधे उसके अंदर वो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। सो ऐसा तो हमने नहीं करना चाहिए। अगर मुझे यहां पे 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन जनरेट करना है, देन सबसे पहले डॉट करके तो फायदा नहीं होने वाला, डॉट करते से ही वेक्टर्स गायब हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अगर 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आपको क्रॉस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आया कि यार 2 वेक्टर्स को यहां पे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। और अब मेरे पास यहां पे जो नया वेक्टर बनेगा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर बनता है, ठीक है। उसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यहां पर अगर मेरे पास एक नया वेक्टर आ चुका है तो बचा हुआ जो अब मेरे पास वेक्टर है उसके साथ में अब 2 चीजें कर सकता हूं यहां पे, या तो मैं अब नए वेक्टर के साथ में डॉट कर सकता हूं या फिर जो रिजल्ट आया था उसके साथ में क्रॉस कर सकता हूं, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज बिल्कुल सही हैं। अब यहां पे फिर से ध्यान दे बच्चे, मैंने अगर इस ऑप्शन को कंसीडर किया तो मेरे पास में क्या होगा, 2 वेक्टर्स का फाइनली क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है। क्योंकि 2 वेक्टर्स का फाइनली डॉट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है, और इसीलिए इस एक्सप्रेशन का नाम हमने क्या लिखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे एंड रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है और 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी जनरेट हो रही है। लेकिन यहां नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले में क्या हो रहा है, पहले आपके पास में क्रॉस करके एक वेक्टर जनरेट हुआ और आपने तीसरे वेक्टर के साथ में फिर से उसको क्रॉस ही किया है। तो जब भी मैं क्रॉस करता हूं तो रिजल्टेंट मेरे पास फिर से एक वेक्टर आता है, और इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स बच्चों हमें यहां पर पढ़ना अभी स्टार्ट करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब आपके पास में क्या होगा, एक क्रॉस दिखेगा और एक डॉट दिखेगा, एक क्रॉस एक डॉट, ठीक है। अब इसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं डिटेल में कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का नाम डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का नाम
क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वैसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन एक बॉक्स से करते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, अगर मैं यहाँ पे एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, एसटीपी निकालना चाहता हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं, देन इन दैट केस दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ए क्रॉस बी पहले कर लो, उसके बाद डॉट सी करो, या फिर बी क्रॉस सी पहले कर लो, उसके बाद में डॉट ए करो, एक ही बात है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, बॉक्स के अंदर एबीसी वेक्टर्स लिख दिए जाएंगे। बॉक्स के अंदर कभी भी अगर आपको एबीसी लिखे हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर निकाल के देखना चाह रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि यार ये कितना आना चाहिए। जैसे हमें पता है कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और वैसे ही ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। वैसे मुझे डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि ए बी सी जो वेक्टर्स हैं उनका बॉक्स करके कितना आंसर आएगा, तो यहां पे इस एक्सप्रेशन को समझते हैं इस ओपन किए हुए फॉर्मेट में, ठीक है। तो बॉक्स एबीसी क्या होता है, ये होता है ए क्रॉस बी और साथ में करना है मुझे डॉट ऑफ सी। अब ए क्रॉस बी मुझे करते आता है, हमने पहले क्लास में यहां पे कर रखा है। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यहां पर तीनों वेक्टर्स को एक बार देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। आपके पास में कौन कौन से हैं, आपके पास में यहां पे तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की मदद से यहां पर आपके पास में एक 3D फिगर जनरेट हो रहा है। जब मैं क्रॉस आपको समझा रहा था तो एक पैरेललोग्राम जनरेट हो रहा था, क्योंकि मेरे पास दो ही वेक्टर्स थे। तीसरा वेक्टर यहां पर जो आ चुका है उसको ध्यान से देखो, मेरे पास ए और बी यहां पर जो बन रहे हैं उससे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, ADBO, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। अगर मैं क्रॉस करना चाहता हूं तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक है। हाँ, यहां पर कितना हो जाएगा, ओहो कॉस लिख दिया क्या मैंने, यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर साइन होना चाहिए, ठीक है। जब मैं क्रॉस कर रहा हूं तो कितना होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, और साथ में क्या आना चाहिए, एन कैप भी आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में अब मुझे डॉट करना है सी का, ऑलराइट। तो जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो मेरे पास रिजल्टेंट एक इस तरह की वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरे पास जो वेक्टर क्वांटिटी आई है जिसको मैंने एन कैप से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो मुझे अब डॉट किसके साथ करना है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट करना है। ये दोनों तो क्या हो चुके हैं, ये दोनों तो यहां पे सिंप्लीफाई हो गए, एक स्केलर बन चुके हैं, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली करना क्या है, आपको ऐसे कुछ करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू करना है आपको एन कैप डॉट सी। अगर आपको एन कैप डॉट सी करना है तो डॉट प्रोडक्ट फिर से आपको करते आता है, एन का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एन का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कितना हो जाएगा, ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा तक तो पहुंच चुके थे, एन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, सी का मैग्नीट्यूड अलग से लिख देते हैं, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो यहाँ पे एंगल देखो कौन सा वाला मार्क कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपके पास में एन वेक्टर कुछ तो परपेंडिकुलर जाएगा। अगर मैं मान रहा हूं कि ए और बी से बनने वाला जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपका क्रॉस कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सी वेक्टर जहां बना हुआ था पहले, मुझे उनके बीच में एंगल यहां पे देखना पड़ेगा जो इस फिगर में फाई के थ्रू मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहां पे कॉस फाई एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, एंगल किसके बीच में देख रहे हैं हम, यहां पे डॉट के लिए एन और सी के बीच वाला एंगल देख रहे हैं। यहां पे सी का बी के साथ में कितना एंगल है, सी का ए के साथ में कितना एंगल है, वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू निकालने के लिए मेरे लिए वो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन कितना आएगा, फाइनली हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा कॉस फाई इंटू साइन थीटा कॉस फाई। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है बॉक्स एबीसी का, ठीक है। अब यहां पर आपके पास में जो फिगर बन रहा है बच्चों एबीसी का यूज करके, इसको हम बोल रहे हैं पैरेललोपिपेड, ठीक है। इसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जहां पे हमने 3D में सीखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब यहां पर आपके पास में एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ चुका है। अगर हमें यह समझना है तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हम हर बार एक टॉपिक पढ़ने के बाद में क्वेश्चन करते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आपको एबीसीडी में से कौन सा सही ऑप्शन है ऐसा सिलेक्ट करके बताना है, ठीक है। फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स एबीसी, आप अगर यहां पे ए क्रॉस बी डॉट सी करते हो तो ए क्रॉस बी डॉट सी अभी अभी हमने सीखा है कैसे करना होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट सी जब हम करते हैं तो उसका जो मॉड्यूलस होता है वो किसके बराबर लिखा हुआ है, उसके बराबर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है एक्चुअली। आपका जो एलएचएस है उसका एक्सप्रेशन अभी अभी हमने क्या देखा है
कि आपके पास में ए क्रॉस बी डॉट सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आने वाला है? ये आना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये आना चाहिए था मैग्नीट्यूड के अंदर। और लेकिन ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी के बराबर। ये हमने क्वेश्चन से उठाए। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपके पास में साइन थीटा और कॉस फाई दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में यहां पर साइन थीटा का वैल्यू भी 1 होना चाहिए और कॉस फाई का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू 1 चाहिए तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास में थीटा का वैल्यू हो जाना चाहिए 90 डिग्री। और ये क्या इंडिकेट करेगा कि अगर कॉस फाई इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब आपका फाई का वैल्यू हो जाना चाहिए 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 के साथ में 1 देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 और 90 डिग्रीज मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे फिगर को एक बार मेरे ख्याल से फिर से हमें एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो फिगर था उसके अंदर थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो रहा है? 90 डिग्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ए और बी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब यहां पर सोचते हैं फाई अगर मेरा 0 है तो यहां पे होगा क्या? मेरा जो ए क्रॉस बी करके आएगा वो एन वेक्टर का डायरेक्शन तो देखो चेंज होने वाला नहीं है। ए क्रॉस बी करके आपको वर्टिकली ऊपर तो जाना ही पड़ रहा है, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? फाई 0 हो गया। तो फाई 0 कब होगा? जब सी भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। मतलब आपका इस केस में सी कैसा है? वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तब जाके आपको यहां पे फिगर में फाई की वैल्यू 0 मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास में फाई की वैल्यू 0 आ रही है और आप अगर ये कंक्लूड कर रहे हो कि सी वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो क्या आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि सी का एंगल ए के साथ में और सी का एंगल बी के साथ में कितना होना चाहिए? ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, इसका मतलब दोनों के साथ में उसका 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमें अब जो समझ में आया है रिलेशन बिटवीन ए बी सी, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके पास में यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे सही ऑप्शन है एक बार देखेंगे, है ना? सबसे सही ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये बोलना पड़ेगा, अच्छा इसका मतलब मेरे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी? आपके पास में एक इस तरह का वेक्टर है, एक वेक्टर ऊपर जा रहा है और ये एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर चला गया। ठीक है, इनके बीच में 90 डिग्री है और ये भी साथ में 90 डिग्री आपस में बना रहे हैं। ठीक है, अगर हर एक वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है तो मैं किसी भी दो को पकड़ के अगर डॉट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0 निकल के आना चाहिए। तो किसी को भी डॉट करो 0 आना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है? ये आपको डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अगर आपको यहां पे बॉक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया है समझ में कि ये बड़ी सी वैल्यू होती है बॉक्स की, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को फिर एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर मैं यहां पे इसका ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ले लूं तो। ठीक है, कि यहां पर ये जो इतना बड़ा सा वैल्यू निकल के आया है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्लास किया था उसके अंदर हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, वैसे यहां पर देखते हैं अब नेक्स्ट कि आपके पास में ज्योमेट्रिकली एक ए बी सी का बॉक्स होता कितना है। ठीक है, तो आपके पास में जो फिगर है वो बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमें क्या पता है कि जब भी मैं बॉक्स ऑफ ए बी सी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो मैं ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि ए क्रॉस बी करेंगे और उसके बाद में फिर डॉट सी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे और फिर डॉट सी करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मुझे ए क्रॉस बी डॉट सी करना है तो यहां पर सबसे पहला वाला ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग तो मेरे पास पहले से है कि मेरे पास ए क्रॉस बी जो देता है वो क्या है? मेरे पास इस हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम का एरिया आने वाला है। ए क्रॉस बी से क्या आने वाला है? हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम का एरिया यहां पे निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया एरिया। लेकिन इस चीज को अब आगे हमने लिखा कैसे था? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये तो एरिया हो ही गया था, साथ में कितना आ रहा है? एन कैप डॉट सी। एन कैप डॉट सी को यहां पे फिर से एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन हमें पता चल चुका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है, मतलब एरिया ऑफ बेस भी लिख सकता हूं मैं इस चीज को, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब एन डॉट सी करके क्या आएगा? यहां पे एन का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस फाई, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? फाई के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे बचा कितना है? एन का मैग्नीट्यूड तो देखो कितना होता है? 1 होता है। तो सी का मैग्नीट्यूड कॉस फाई, सी का मैग्नीट्यूड मतलब ये जो ओसी वाला यहां पे पूरा आपको लेंथ नजर आ रहा है उसका कॉस फाई। तो कॉस फाई होगा आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसे डिनोट किया गया? यहां पे ओ एल से डिनोट किया गया है। अब ये जो ओ एल है विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस फाई, वो इस फिगर के लिए, इस पैरेलल पिपेट के लिए वो क्या है? वो हाइट है।
ठीक है, वो क्या है, हाइट है। यहां पे आप इन दोनों पैरेलल फेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है अगर निकालने की कोशिश करोगे तो वो OL के बराबर ही आएगा। तो ये जो निकाल के दे रहा है आपको, इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ दैट फिगर, ठीक है। और जब भी आप एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करोगे तो आपको निकल के क्या आएगा, एक वॉल्यूम का आंसर निकल के आएगा। एंड दैट इज व्हाई ज्योमेट्रिकली यहां पर बॉक्स से जो आपको निकल के आता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और लिखी हुई है, उसको भी ध्यान से देखते हैं। यहां पे whose co-terminus edges, यहां पे देखो ध्यान से क्या लिखा है, whose co-terminus edges ABC form a right-handed system of vectors। अब यहां पे right-handed system of vectors और left-handed system of vectors क्या होता है, अगर आप बॉक्स ABC करते हो तो आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी आता है, वो स्केलर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो उसको सिस्टम को हम बोलेंगे, ABC के सिस्टम को हम बोलेंगे कि ये राइट हैंडेड सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में बॉक्स करने पे नेगेटिव आंसर आता है देन वो एक लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, ठीक है। तो आपके केस में यहां पर जो फिगर बना हुआ है ये राइट हैंडेड सिस्टम का फिगर है। ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूं गारंटी से, क्योंकि यहां पे A क्रॉस B करके देखा हमने, तो A क्रॉस B मैंने जैसे ही करके देखा तो मेरे पास n कैप ऊपर वाले डायरेक्शन में आया, और फिर मैंने देखा कि C और N के बीच में एंगल कितना है, तो C और N के बीच में जो एंगल है वो अगर एक्यूट हो जाएगा, तब आपके पास में cos ऑफ फाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव निगेटिव गवर्न कौन कर रहा है, ये एंगल फाई गवर्न कर रहा है, ठीक है। और यहां पे इमेजिन करो कि ये C तो इंडिपेंडेंट था ना, C क्या हो सकता था, C एक्चुअली ऊपर नहीं जाके नीचे भी जा सकता था। अगर C यहां पे नीचे जा रहा होता देन इन दैट केस आपके पास में जो एंगल आता वो काफी बड़ा एंगल आता, ऑब्ट्यूस एंगल आता, और उस केस में आपके पास cos फाई का वैल्यू कैसा होता, नेगेटिव होता, क्लियर है। और वैसे फिगर को और वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फिर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बोलेंगे। अब यहां पे इसने इतना क्लैरिफाई करके लिखा क्यों है, हमने इतना क्लैरिफाई करके इसको बताया क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाओगे तो उसका नेगेटिव वॉल्यूम हो जाएगा, फिगर का वॉल्यूम तो पॉजिटिव निकल के आएगा। तुम्हें ध्यान ये रखना है कि राइट हैंडेड सिस्टम के लिए तो बॉक्स ABC करने से ही वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन ज्यादा सही ये होगा कि आप अगर वॉल्यूम लिखना ही चाहते हो, तो बॉक्स तो कर लो 3 वेक्टर्स का, ठीक है। ये वेक्टर्स भी कैसे होने चाहिए, को टर्मिनस वेक्टर्स होना चाहिए, मतलब सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले वेक्टर्स होना चाहिए, को इनिशियल वेक्टर्स होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर क्या करो, आप एक्स्ट्रा मॉड भी लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन में देख के आपको समझ में थोड़ी ना आने वाला है, फिगर में तब भी आपको देख के समझ में आएगा कि राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। या फिर अल्टीमेटली कैलकुलेट करके समझ में आएगा कि राइट हैंडेड था या लेफ्ट हैंडेड था, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे हम ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सही आने वाला है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा है कि हम उसके ऊपर मॉड लगा के फॉर्मूले को याद रखें कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट इज मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। राइट हैंडेड है तो बहुत ही बढ़िया, लेफ्ट हैंडेड है तो भी मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि यहाँ पे हमारे पास आ क्या रहा है, ठीक है। अब मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आएगा इसकी मदद से, क्योंकि मुझे अब ये पता चला है कि बॉक्स ऑफ ABC करने से मुझे यहाँ पे पैरेलल पिपेट का वॉल्यूम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि मैंने इस पैरेलल पिपेट जो 3D फिगर है उसको अगर ऐसा चिपका दिया है ना, उसको अगर ऐसा प्रेस कर दिया, ठीक है। ये मानते हैं कि ऐसा कुछ तो पेपर का बना हुआ है जिसको हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया, मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, आप उसको वॉल्यूम को 0 कर रहे हो, ठीक है। और उस केस में आपका C वेक्टर कहां चला जाएगा, C वेक्टर भी आपका A और B के प्लेन में आ जाएगा, है ना। चिपक अगर गया है ये, तो C वेक्टर जो अभी यहाँ पे A और B के प्लेन के बाहर जा रहा था वो भी चिपक के कहां जाएगा, A और B के प्लेन में आ जाएगा। तो अगर आपके 3 वेक्टर्स ABC एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो उस केस में होने क्या वाला है, उस केस में आपका जो बॉक्स का आंसर है वो 0 आने वाला है। क्यों, ज्योमेट्रिकली हमें समझ में आ रहा है, वॉल्यूम में तो वॉल्यूम 0 हो गया, आपने उसको कंप्रेस कर दिया 2D फिगर में, ठीक है। तो उसको वॉल्यूम होगा ही नहीं, 2D फिगर का केवल एरिया होता है, वॉल्यूम तो 3D फिगर का होता है, ठीक है। और इसी चीज को अगर आप यहां पे समझना चाहते हो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एंगल्स, तो यहां पे देखो क्या होने वाला है, अगर मैं 3 वेक्टर्स को प्लेनर ले लूं, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स अगर मैं को प्लेनर लेना चाहता हूं तो ऐसा करते हैं, A और B जिस प्लेन में है उसी प्लेन में एक और वेक्टर बना देता हूं मैं, ठीक है। अब ये तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए, को प्लेनर हो गए। A और B जिस प्लेन में है, ये रेड एरो भी उसी प्लेन में है। जब मैं A क्रॉस B करूंगा तो मेरा n वेक्टर तो अभी भी कहां जाएगा, परपेंडिकुलर वर्टिकली जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है cos फाई, ठीक है। इस केस में आपका n कैप वाला जो एरो है और ये जो रेड वाला एरो है इसके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए cos फाई हो जाएगा 0,
ठीक है। तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि यहां पे आपके पास में 3 अगर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, 3 अगर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे तो आपके यहां पे बॉक्स का आंसर कितना निकल के आएगा, बॉक्स एबीसी का आंसर 0 निकल के आएगा, ठीक है। सो दिस एक्चुअली बिकम्स द टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी, ठीक है। आपके पास में जो वेक्टर्स दिए हैं उसको अगर आपको टेस्ट करके बताना है कि ये कोप्लेनर है या नहीं, तो आपने क्या करना चाहिए, बस उनका बॉक्स कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए, है ना। सही है। फिर तो अगर बॉक्स करके 0 आ जाएगा तो इसका मतलब यहां से पैरेलल बन ही नहीं रहा है, वो तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं। ओके, तो अब ये सारी जो चीजें बच्चों हम डिस्कस करें, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कोप्लेनरिटी, ये हमें क्वेश्चंस में यूज करने को मिलेगा और बहुत बार ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, इसलिए इनका डिस्कशन हम इतने डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब यहां पर देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन में हमें बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, ठीक है। हमने हालांकि एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज करके हमने एक आंसर निकाला था। यहां पर ये जो है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है, कि बॉक्स का वैल्यू कितना निकल के आता है, लेकिन ये बहुत कम बार यूज करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्वेश्चन 1-2 हैं, लेकिन अदरवाइज मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हम बॉक्स का आंसर कभी भी इस फॉर्मूले से वैसे नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डेटा देखो कितना देना पड़ेगा उसको, उसके यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी कैप, ये सारी वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा जो कन्वीनियंट डेटा होता है देने का और जो अच्छे वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास में वेक्टर्स की वैल्यू दी हुई होती है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। आपके पास में ए, बी और सी दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, और फिर आपसे पूछा गया है कि यहां पे बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप आइडिया लगा के सोच सकते हो यार ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होने वाला है, ठीक है। यहां पर हमें क्या पता है कि अगर मैं बॉक्स ऑफ एबीसी लिखना चाहता हूं, ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी, बच्चों यहां पर एक प्रॉपर्टी भी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बॉक्स ऑफ एबीसी, अभी हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, बट इट इज सेम एज ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब बेसिक आइडिया, बेसिक यहां पे प्रॉपर्टी क्या है कि डॉट और क्रॉस का पोजीशन आप चेंज कर दो तो भी यहां पे आपको आंसर तो बॉक्स एबीसी का ही मिलेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा कन्वीनियंट ये नीचे वाला एक्सप्रेशन यूज करना होगा, इसलिए मैं नीचे वाला एक्सप्रेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करूंगा तो भी अगर आपको यहां पे डिटरमिनेंट का आइडिया अच्छा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां जो आंसर लिखा हुआ है वही आना चाहिए। बट टू अवॉइड कंफ्यूजन लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो भी आपका आंसर तो बॉक्स एबीसी का ही निकल के आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू डू दिस, लेट अस ट्राई टू डू दिस यूजिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर आपके पास में कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है तो आप डॉट की वैल्यू कैसे निकालते हो, सॉरी क्रॉस की वैल्यू कैसे निकालते हो, क्रॉस की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करते हो डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसा बोलेंगे कि अच्छा यहां पर मुझे जरूरत पड़ रही है बी क्रॉस सी की, तो मैं बी क्रॉस सी कैलकुलेट करके देखता हूं कितना आएगा, ठीक है। तो बी क्रॉस सी हो जाएगा आपके पास में आई कैप, जे कैप, के कैप, और उसके साथ में यहां पर हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, क्या होता है यहां पे B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3, ऐसा कुछ होता है हमारे पास में बी क्रॉस सी। ऑलराइट, तो बी क्रॉस सी दिखाई कैसे देगा डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम कर लेंगे ओपन, ओपन करके एक अच्छा सा वेक्टर बनेगा, वो जो नया वेक्टर बनेगा उसके साथ में मुझे ए वेक्टर का डॉट करना है, ठीक है। अब ए वेक्टर के साथ में डॉट करना है, सोच के देखो यहां पे क्या होने वाला है। तो जब भी मैं डॉट करता हूं तो आई वाली वैल्यू आई में मल्टीप्लाई होती है, आई और जे तो 0 हो जाते हैं, आई और के तो 0 हो जाते हैं, ठीक है। मतलब डॉट करते समय केवल जो सेम कॉम्बिनेशन से वो वर्क करते हैं, जो दूसरे वाले कॉम्बिनेशन से आई जे, जे के, ये सब क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। बचने क्या क्या वाला है, आई आई का मल्टीप्लिकेशन बचने वाला है, जे जे का मल्टीप्लिकेशन बचने वाला है और के का मल्टीप्लिकेशन बचने वाला है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है, आपके पास में ये जो वेक्टर का आंसर आ चुका है, ठीक है, उसके साथ में आपको इसका डॉट करना है, इसका आपको डॉट करना है, ठीक है। तो आपका जो ए आई कैप है वो किसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहां पर आई कैप के साथ में जो भी बना है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। आई कैप के साथ में यहां पर क्या बना है, B2C3 माइनस C2B3, ये आई कैप के साथ में लिखा हुआ है क्योंकि आप इसका डिटरमिनेंट ओपन करोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आने क्या वाला है उसके साथ में A1 आने वाला है। A1 के अंदर क्या जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, अल्टीमेटली B2C3 माइनस C2B3। तो यहां पर क्यों ना हम ऐसा सोचें कि अब अल्टीमेटली अगर मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से होने वाला है तो क्यों ना मैं ऊपर वाली रो हटा के A1 B1 C1 लिख दूं, क्या तब भी उसका मतलब अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ए के साथ में डॉट हो गया, क्या ये मतलब होने वाला है, एग्जैक्टली। सोच के देखो एक बार फिर से, आपके पास में एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है,
आप यहां पे आई कैप के साथ में क्या लिखोगे, B2C3 माइनस C2B3 लिखोगे, ठीक है। अब उस वेक्टर के साथ में, ए वेक्टर के साथ में जब आपको डॉट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम यहां पे आई कैप को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो वहां पे आई कैप के साथ में क्या लिखा है, A1, यहां पर क्या लिखा है, B2C3 माइनस C2B3, तो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इस डिटरमिनेंट के अंदर देखो क्या हो रहा है, इस डिटरमिनेंट को जब ओपन करने जाओगे तब भी तो आप यही करोगे, A1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे, B2C3 माइनस C2B3, एग्जैक्टली वही जो वहां पर हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका A.B क्रॉस C का ही वैल्यू होना चाहिए, ये आपका A.B क्रॉस C का ही वैल्यू होना चाहिए, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। इसका मतलब जब भी मेरे पास कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में वेक्टर्स गिवन होंगे, मैं तो यहां पे उनकी जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है उनकी मदद से जो डिटरमिनेंट बन रहा है उसको बस कैलकुलेट कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सो ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना इसका मतलब बहुत ही आसान है, प्लस इसके जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए इसके ऊपर आपको काफी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से फेवरेबल है। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट वन क्वेश्चन जिसके अंदर हम यहां पे कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में वेक्टर्स को यूज करके बॉक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, ABCD में से आप आंसर बता सकते हो। अगर किसी को यहां पर आ रहा है तो यहां पे चैट में आंसर बताएं कि ABCD में से कौन सा आंसर यहां पर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है यहां पे, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज साइड्स आर गिवन बाय OA, OB एंड OC। यहां पर OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर है। इसका मतलब सीधा सीधे यहां पर मानते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप, B वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और यहां पर आपका जो C वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस k कैप। अगर आप यहां पे वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम का यहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि बस बॉक्स निकाल के पता कर लो। तो यहां पर हम निकालते हैं बॉक्स ऑफ ABC कितना हो जाएगा, बॉक्स ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर होगा यहां पे कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में, क्योंकि आपको यहां पे वैल्यूज दी हुई है, आपको केवल एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, वहां से आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर पहले वाले इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर k नहीं है तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0, इसके अंदर तीनों है तो 1 1 माइनस 1, इसके अंदर j गायब है तो कितना हो जाएगा 3 0 एंड माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास कुछ तो वैल्यूज निकल के आ रही हैं। इसको ओपन करो और देखो कितना यहां पे आपका वैल्यू निकल के आएगा। अगर मैं इसको ओपन करने जाऊंगा तो क्या हो रहा है, यहां पे मेरे पास 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, -1 -0, ठीक है। 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है -1 -0, माइनस ऑफ -2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना आ रहा है। आई होप सारे बच्चे डिटरमिनेंट ओपन करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यहां पर आपका -2 के साथ में कितना आएगा, माइनस ऑफ -2 के साथ में कितना आएगा, दिस इंटू दैट मतलब -1 एंड दिस इंटू दैट का सब्ट्रैक्शन मतलब +3, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है आपका -2 एंड +4 विच इज गिविंग अस 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फिर यहां से, हमारा जो यहां पे आंसर निकल के आया वो 2 है, लेकिन 2 तो यहां पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको नन ऑफ दिस मार्क करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, आई बात समझ में। यहां पर आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। लेकिन इससे थोड़ा बेटर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इससे आपको आइडिया लगा कि एक्चुअली बॉक्स निकालना बहुत आसान है। आपको यहां पे बॉक्स जब भी निकालना होगा कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में, आपको सीधे सीधे क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करना है यूजिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट यहां पर बनाओ, उसको सॉल्व करो, उससे आपको यहां पे आंसर निकल के आएगा। इसलिए क्योंकि वॉल्यूम पूछा था तो एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए था, एक्चुअली हमने यहां पे एक्स्ट्रा डिटरमिनेंट भी यूज करना चाहिए था, क्योंकि हमने क्या बोल के रखा है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। अब बाय चांस यहां पे पॉजिटिव आंसर आ गया, क्योंकि जो सिस्टम गिवन था वो राइट हैंडेड होगा, तभी यहां पे पॉजिटिव निकल के आया है, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपका आंसर इस तरह से करने पे नेगेटिव आ भी जाते तो आप उसको पॉजिटिव बना लेना, क्योंकि यहां पे मॉड लगाना हमने चाहिए था, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सप्रेशन तो बच्चों आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मॉड पहले से कंटिन्यू हो रहा है एंड देन व्हाट वी गेट इज 2। अब ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर यहां पे कोई एक अननोन वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दी जाती, ठीक है, लेट अस यहां पर -k की जगह प्लस लैम्डा k लिख दिया होता और बोला जाता कि यहां पे लैम्डा के लिए सॉल्व करो सच दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 2, सच दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ता आपको, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके पास में मॉडुलस का एक्सप्रेशन होता तो एक से ज्यादा आंसर्स निकल के आ सकते थे, क्योंकि आपको मॉडुलस इक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ती। ऑलराइट, सो डोंट टेक मॉडुलस लाइटली, मॉडुलस लगा के ही आपने क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करना चाहिए वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में, स्पेसिफिकली अगर कोई अननोन फाइंड करना है तो। ओके चलो, लेकिन इससे बेटर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो हमारे पास में अब फिर से 3 वेक्टर्स गिवन है, इनके बारे में क्या दिया है, let ABC be distinct non-negative numbers, all right, ABC be distinct non-negative numbers if the vectors this, that and that lie in a plane
देन सी इज, अगर ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो क्या हमने इससे रिलेटेड कोई एक रिजल्ट सीखा है? तीन वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में, मतलब वो क्या है, कोप्लेनर है। अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में अगर वो कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स का वैल्यू कितना आता है? उनका बॉक्स का वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो यहां पर तीनों वेक्टर्स को ध्यान से देखते हैं। लेट अस से हमारा जो पहला वेक्टर है वो पी वेक्टर है, विच इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस सी के कैप। आपका जो दूसरा वेक्टर है, लेट अस कॉल इट क्यू कैप, है ना, क्यू वेक्टर, वो कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस के कैप, इसके अंदर जे मिसिंग है। और वैसे ही जो लास्ट है, लेट अस कॉल इट आर वेक्टर, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप। ठीक है, अच्छा, अगर मैं अब यहां पे बॉक्स निकालता हूं इसका, तो 0 पक्के से आना चाहिए क्योंकि तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर का बॉक्स इज इक्वल टू 0। और बॉक्स निकालने के लिए करना क्या होता है? बॉक्स निकालने के लिए कंपोनेंट के फॉर्मेट में अगर दिया है तो केवल डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है। थिंग्स आर वेरी इजी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए सी आएगा आपके पास में, उसके बाद में आपके पास आएगा यहाँ पे 1 0 1 और लास्ट में आएगा आपके पास में सी सी बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 निकल के आ रही है, ऐसा हमें पहले से पता है। कुछ तो हम यहाँ पे कंक्लूड करना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, उसकी मदद से यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे या तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, लेकिन क्योंकि हमें डिटरमिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, सो लेट अस यूज इट टू सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट। अगर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है, सो वी शुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है, ए और ए यहाँ पे सेम है और सी यहाँ पे सेम है। तो अगर मैं एक ऑपरेशन करता हूं इसके अंदर, C2 गोज टू C2 माइनस C1, कॉलम 2 को मैं कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, या कॉलम 1 को कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास कॉलम 2 का वैल्यू कैसा हो जाएगा? ऊपर और नीचे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 - 1 होगा तो ये -1 होगा। ठीक है, लेकिन मैंने किस किस को चेंज नहीं किया है? चेंज में किसको कर रहा हूं? केवल कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूं। कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है आपका वैसा का वैसा रहेगा। अगर किसी बच्चे को ये बात एलियन लग रही है तो उसने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का यहाँ पे जो डिस्कशन हो चुका है वो देखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिस्कशन है और इस स्टेज तक आते आते मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पता होता ही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में? A1C हो जाएगा, फिर 0 - 1 0 होगा और C1 B होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। देखें सारे बच्चे एक बार इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे ये करने से फायदा क्या हुआ है? ये करने से मुझे फायदा हुआ है कि मेरा जो ये रो है, सॉरी मेरा जो ये सेकंड कॉलम है, इस कॉलम में एक ही नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ओपन करना इसका मतलब बहुत आसान हो गया। -1 के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? -1 के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा a इंटू बी माइनस सी स्क्वायर, a इंटू बी माइनस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया हमारे पास में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। और अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी है, और अंडर रूट ऑफ ए बी इसका मतलब क्या हो गया? सी ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, हमें ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू पता है, कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए बी करके निकालते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन। ठीक है, इफ यू आर फोकसिंग ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर आते आते बच्चों हमने जो बेसिक आइडिया था वो कवर कर लिया है। एक होमवर्क क्वेश्चन बच्चों आप जल्दी से ले सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे अभी हमने एपी वाला क्वेश्चन किया, जीएम वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे आपको प्रोसीड करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है उसको ध्यान से देखें। द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिपेड फाउंड बाय दिस बिकम्स मिनिमम। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपका यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इस बच्चों को अच्छे से इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि अब हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर हमने जो बाकी जो हमारे पास ऑपरेशंस थे उनकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि अब प्रॉपर्टीज के थ्रू हम क्या क्या यहाँ पे नया कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपके पास में अगर बॉक्स के अंदर ए बी सी लिखा है, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अच्छा, यहां पर बच्चों मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था, जब भी आपके पास में यहां पे बोल्ड कैरेक्टर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? आपके वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ही लिखा हुआ है, ऐसा आपको मानना है। दीज आर नॉट स्केलर क्वांटिटीज, इवन इफ उसके ऊपर बार नहीं है या फिर एरो नहीं है, तो भी आपको इसको पढ़ना क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ही पढ़ना है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या होता है कि अगर हम साइक्लिक परम्यूटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा बेसिक परम्यूटेशन में डिस्कशन होता है वैसे ही हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन का बेसिक आइडिया ये है कि आपके पास में अगर बॉक्स के अंदर ABC लिखा हुआ है,
अगर आपके पास में बॉक्स के अंदर ABC लिखा हुआ है और उसके बाद में आप अगर इस तरह से इसको रोटेट करना स्टार्ट करो कि आपने A को उठा के पीछे भेज दिया, A को उठा के आपने पीछे भेज दिया, ठीक है, ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपने A को उठा के पीछे भेज दिया तो बनेगा क्या यहाँ पे BCA बनेगा। अब BCA वाला ऑर्डर जो है वो भी साइक्लिकली सेम ऑर्डर है, एज गुड एज ABC है। और अगर आपके पास में ये है और आपने अगर B को उठा के पीछे भेज दिया तो बनेगा कि आपके पास में CAB बनेगा। तो ये इफेक्टिवली सेम ऑर्डर ही है एज फार एज कैलकुलेटिंग बॉक्स प्रोडक्ट इज कंसर्न। अगर आप इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में चीजें मैनेज कर रहे हो तो आपके पास में हमेशा सेम आंसर निकल के आएगा। ऐसे सिंबल से हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है और अब ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इनके बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी को एक्चुअली बता रही है कि अगर इसमें हमने गड़बड़ कर दी, साइक्लिक ऑर्डर में अगर हमने कुछ चेंजेस कर दिए तो क्या होगा। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर में बच्चों चेंजेस कर दिए देन इन दैट केस आपके पास में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखें बच्चे, यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास में पहले ABC लिखा हुआ है, आपने क्या किया यहां पे A और B की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, आपने A और B की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो बनेगा कितना यहां पे BAC बनेगा। इसका इस चक्कर में हो गया है आपका एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट वाली वैल्यू आगे पीछे हो गई है। एक बार मैं लिख के दिखाता हूं आपको तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यहां पे माइनस ऑब्वियसली आना ही चाहिए था। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ABC का बॉक्स मतलब हम लिखते क्या है, पहली वाली क्वांटिटी क्रॉस दूसरी वाली क्वांटिटी डॉट तीसरी वाली क्वांटिटी। और यही चीज अगर मैं इसको ओपन करने जाऊंगा तो क्या होगा, पहली वाली क्वांटिटी क्रॉस दूसरी वाली क्वांटिटी डॉट तीसरी वाली क्वांटिटी। तो यहां पर आपने किया क्या है, आपने एक्चुअली क्रॉस वाला जो ऑपरेशन था उसको आगे पीछे कर दिया है। और जब भी मैं क्रॉस वाला ऑपरेशन को आगे पीछे करता हूं, इक्वालिटी अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे इक्वालिटी लिखना है तो एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है। बस यही यहां पर समझाया जा रहा है, ठीक है, कि आप यहां पर अगर साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक करते हो देन इन दैट केस एक्स्ट्रा माइनस का साइन आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अभी भी आपका आंसर सेम होगा। ऑलराइट, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास में जब भी बॉक्स ABC का एक्सप्रेशन ओपन किया हुआ दिखाई देगा तो उसके अंदर हम ऑर्डर तो चेंज नहीं कर रहे हैं। बॉक्स ABC में आप यहां पे देख सकते हो A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C है, यहां पर भी A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C है, ठीक है। यहां पे सेम ऑर्डर में आपके ABC वेक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमने डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है। अगर आप ऐसा करते हो देन इन दैट केस कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे माइनस साइन का भी फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में एग्जैक्टली सेम आंसर निकल के आता है, ठीक है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, हम यहां पे डॉट और क्रॉस की पोजीशंस चेंज कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों यहां पर क्या होने वाला है, बॉक्स ABC से क्या आने वाला है, बॉक्स ABC से आपके पास में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आने वाला है, ठीक है। तो वॉल्यूम चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप वैसे निकालो, दोनों से आपका वॉल्यूम का आंसर तो सेम होगा। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, सो दैट इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी कि डॉट और क्रॉस हम आगे पीछे कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी उससे भी आसान है, अगर आप यहां पर निकालना चाहते हो बॉक्स ऑफ IJK, बॉक्स ऑफ IJK अगर आप निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। आई गेस इसको तो चेक करके भी देखा जा सकता है। आपका बॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स होता है आपका पहले दो का क्रॉस तीसरे के साथ में डॉट, या फिर पहले के साथ में बाकी दोनों का क्रॉस का डॉट, ठीक है। लेकिन अगर मैं I क्रॉस J करूंगा तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने किया भी है जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था कि ये K डॉट K बनेगा, क्योंकि I क्रॉस J कितना हो जाएगा, साइकिल वाला जो हमने फिगर देखा था उसकी मदद से K हो जाएगा, सो दैट विल गिव अस 1 एज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अगेन वेरी इजी प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और कर लेते हैं कि अगर मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कोई वैल्यू लिखने की रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कोई वैल्यू लिखने की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर से दो वेक्टर्स मेरे पास इक्वल हो गए हैं या फिर पैरेलल हो गए हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स इक्वल हो गए हैं या फिर पैरेलल हो गए हैं, तो आपका आंसर पक्के से 0 आएगा, ठीक है। 0 क्यों आएगा सोच पा रहे हैं, यहां पे वॉल्यूम के नजरिए से देख के देखो, अगर आपके पास में C वेक्टर नहीं है, आपके पास में फिर से A वेक्टर ही है, तो आपने पहले A क्रॉस B किया था तो आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए थे, अब जो तीसरा वेक्टर है वो फिर से A वेक्टर ही है, तो ये दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए दूसरे के, रिजल्टेंट वेक्टर एंड द थर्ड वेक्टर इज ऑल्सो A वेक्टर। तो क्योंकि अब आप नेक्स्ट स्टेप में डॉट करना चाहते हो तो इनका डॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहां पे देखते कैसे, कभी भी आपके पास में अगर AAB आ जाए या फिर आपके पास में ABA आ जाए, ठीक है, ये सारे वैल्यूज आपके 0 ही बनने वाले हैं, यहां पे आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। और एक बात क्या पता है हमें एक और बात पता है कि अगर यहां पे वेक्टर्स आपके प्रोपोर्शनल हो गए या फिर पैरेलल हो गए तो भी चलेगा। जैसे कि अगर मैं A वेक्टर के पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर देखना चाह रहा हूं तो क्या डिफरेंस हो सकता है उसका,
वो किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाइड हो सकता है, वो किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाइड हो सकता है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने क्या बोला है उस केस में कि आपके पास में अगर ए वेक्टर के पैरेलल कोई एक दूसरा बी वेक्टर है तो वो कैसे लिखा जा सकता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर जैसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास में ऐसा कुछ आ रहा है ए वेक्टर के साथ में लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर और फिर आगे सी वेक्टर कर लेते हैं कंफ्यूजन हटाने के लिए, इसको सी वेक्टर कर लेते हैं। अब ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में भी आपका बॉक्स का आंसर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका साइन थीटा कॉस फाई वाला जो एक्सप्रेशन बनता है उसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी क्या कर रही है, 0 क्रिएट कर रही है। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। लेट अस ट्राई टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस, और बहुत ही यहाँ पे आसानी से आपको क्वेश्चंस भी करते आ जाएंगे। अगर किसी को ये टॉपिक पहले से पता है तो यहाँ पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से कि लिखा हुआ क्या है आपके पास में, यहाँ पे बेसिकली 3 वेक्टर्स हैं। ये पहला वेक्टर है, ये कंबाइन करने के बाद दूसरा वेक्टर है, और ये आपके पास में तीसरा वेक्टर है। अब इन्होंने यहां पे आपको बताया नहीं है कि पहले डॉट करेंगे कि पहले क्रॉस करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सप्लिसिटली ब्रैकेट नहीं लगाया जैसा अभी तक हम लगा रहे थे। लेकिन आपको यह बात समझनी चाहिए कि अगर मैं पहले डॉट वाला ऑपरेशन कर लूंगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्ट करने के पहले, अगर मैं डॉट वाला ऑपरेशन पहले कर लूंगा तो मेरे पास वेक्टर बचेगा ही नहीं, तो आगे क्रॉस वाला सिंबल का तो यूज ही नहीं होगा। क्रॉस वाले सिंबल को भी अगर आपको यूज करना है, डॉट वाले सिंबल को भी अगर आपको यूज करना है, तो पहले तो आपको क्रॉस वाला ऑपरेशन ही करना होगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपके पास में ए वेक्टर है, अब डॉट किसके साथ करना है, वो आगे वाले एक्सप्रेशन को मैं क्रॉस करके ओपन करूंगा। सीधे सीधे यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करो, ज्यादा यहां पे सोचने की आई गेस जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा यहां पे, आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं बी के साथ में क्रॉस करूं ए का तो कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। आगे अगर मैं बी को क्रॉस करूंगा तो बी क्रॉस बी आएगा, जो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी क्रॉस बी, बी के साथ में बी का क्रॉस हो रहा है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस करते हैं तो 0 आता है। उसके बाद में आपके पास में जो बी का क्रॉस आएगा वो सी के साथ में आएगा, बी क्रॉस सी आएगा। अब क्या करेंगे, अब सी का क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे तो सी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा जाएगा, सी क्रॉस ए। नेक्स्ट टर्म क्या बनने वाली है आपकी, सी क्रॉस बी बनने वाली है, और लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज दिस क्लियर, लास्ट वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि आप सी क्रॉस सी करोगे वहां पे। अब आपके पास में जो बची हुई क्वांटिटीज है उनको आपको डॉट करना है ए के साथ में, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो जितनी भी क्वांटिटीज बची हैं उनमें ऑलरेडी एक क्रॉस वाला एक्सप्रेशन है, एक डॉट वाला अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जब भी डॉट और क्रॉस आएंगे साथ में तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बॉक्स बनेगा किसका, बॉक्स बनेगा ए बी ए का। ये वाला स्टेप समझ में आया। यहां पर एक्चुअली बनने वाला क्या था, ए डॉट बी क्रॉस ए, लेकिन ए डॉट बी क्रॉस ए इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ ए बी ए, है ना। ऑर्डर वही रखना जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे फिर से करते हैं, ए डॉट करूंगा मैं, आगे वाले क्वांटिटी के साथ में 0 तो वेस्ट है, आगे वाले के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, बॉक्स के अंदर ए बी और सी आएगा, बॉक्स के अंदर ए बी सी आएगा। ठीक है, और वैसे ही इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बॉक्स के अंदर ए सी ए आएगा, और लास्ट वाला क्या बचेगा आपका, बॉक्स के अंदर ए सी बी आएगा। क्लियर हो गया। तो अब यहां पे देखते से हमारे पास में 4 जो डब्बे हैं, 4 जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, इनमें से कौन कौन 0 होना चाहिए, सबसे पहले आपने ये सोचना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट वाला है और आपका जो थर्ड वाला है वो तो 0 हो ही जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें एक जैसी आ रही हैं, इसके अंदर भी 2 चीजें एक जैसी आ रही हैं, तो इनका तो वैल्यू 0 ही आने वाला है। अब यहां पर ध्यान से देखो कि बचे हुए जो 2 हैं क्या वो आपस में ऐड होंगे या आपस में कैंसिल होंगे। बचे हुए जो 2 हैं आपस में ऐड होंगे, आपस में कैंसिल होंगे। यहां पे ध्यान से देखो कि आपका बी आंसर आ सकता है क्या, आपके पास में बॉक्स एबीसी पहले से है, आपके पास में दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो सी बी ए है। क्या ये सी बी ए लिखा हुआ है, नहीं, ये सी बी ए लिखा हुआ, सॉरी बी सी ए लिखा हुआ है। ये बी सी ए चाहता है लेकिन ये बी सी ए नहीं है, ये उल्टी डायरेक्शन में बी सी ए है। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली सेम नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पे आप अगर और डिटेल में देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर आप ये देखोगे कि इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि बी और सी को इंटरचेंज कर दिया है। एज कंपेयर टू दिस एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बी और सी को इंटरचेंज कर दिया है। जब भी इंटरचेंज हो रहा है तो ये एक्सप्रेशन अब किसके बराबर होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस बॉक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो आपके इसमें पहला वाला बॉक्स तो एबीसी है, और प्लस आपके साथ में अगला वाला जो एक्सप्रेशन हो कितना हो जाएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ एबीसी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे ऑर्डर चेंज किया। अगर हमने ऑर्डर चेंज किया जो था उसके कंपैरिजन में, तो आपके पास में एक्स्ट्रा माइनस का साइन आता है, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर अब कितना आंसर जनरेट करेंगे, 0 आंसर जनरेट करेंगे। इज दिस क्लियर,
ठीक है। ऑलराइट, चलो अब ऐसे ही और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस करोगे बच्चों आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पे टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वेक्टर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है। आई होप सारे बच्चों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर एवरी लेक्चर यू शुड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ताकि उसके ऊपर आपका अच्छा होल्ड बन पाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी डी 4 वेक्टर्स हैं। ठीक है, और डी का वैल्यू एक्चुअली आपको फाइनली फाइंड करके बताना है। ठीक है, देन डी का वैल्यू कितना होगा, और ए बी सी के वैल्यूज हमें बहुत ही आसान से दिए हुए हैं। ठीक है, ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर है जे कैप माइनस के कैप, एंड सी वेक्टर है के कैप माइनस आई कैप। ठीक है, ऐसे बढ़िया से हमारे पास सिंपल वेक्टर्स है। कंडीशन क्या क्या फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे डी वेक्टर ने 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि डी ने एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ए के साथ में उसका डॉट 0 होना चाहिए, और उसके बाद वाली कंडीशन क्या है कि बीसीडी का बॉक्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें अब करते आती हैं, हम वेक्टर्स में ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके हैं। तो एक एक करके तीनों कंडीशंस को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो 3 इक्वेशंस मुझे मिलनी चाहिए। 3 इक्वेशंस अगर मिल रही है तो इसका मतलब 3 वेरिएबल में यहां पे फाइंड कर सकता हूं। तो क्या मैं डी वेक्टर को 3 वेरिएबल के फॉर्मेट में सबसे पहले लिख सकता हूं, क्या ऐसा सोचेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई सा भी वेक्टर को आप आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू राइट डी वेक्टर एज, लेट अस अज्यूम दैट डी वेक्टर इज इक्वल टू, ए तो हमारे पास पहले से है, ए को नहीं लेते हैं, एक्स को ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है, डी इज ए यूनिट वेक्टर। अगर डी यूनिट वेक्टर है तो पहली कंडीशन मुझे क्या बता रही है सिंस डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से मेरे पास पहला कंडीशन आ जाता है एक्स वाई जेड के ऊपर। आई गेस आपको फ्लो समझ में आया। यहां पर आप इसी तरह से दूसरी कंडीशन अप्लाई करो, इसी तरह से तीसरी कंडीशन अप्लाई करो, तो आपके पास में 3 अलग अलग इक्वेशंस आएंगी एक्स वाई जेड में। अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपके पास में डी का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्लो तो मेरे ख्याल से हमें क्लियर हो गया है। अब कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। आई डोंट थिंक ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए यहाँ पे किसी को। ए डॉट डी करना है मुझे, ए डॉट डी है ना। नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूं सिंस ए डॉट डी इज इक्वल टू 0, तो ये बनाएगा क्या, डी आपका ये रहा, ए आपका वो रहा। तो आई को डॉट करो आई के साथ में तो एक्स बनेगा, और जे को डॉट करो जे के साथ में तो माइनस वाई बनेगा। के को डॉट करने के लिए कुछ है ही नहीं, के यहां पर है वहां पर है नहीं, तो आपके उसमें केवल एक्स माइनस वाई आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। तो ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन आ गई आपकी, एक्स इक्वल टू वाई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, एक्स इक्वल टू वाई। क्या यहां पे सारे ऑप्शंस में नजर आ रहा है? हाँ यार, यहाँ पे इस इक्वेशन को, इतनी अच्छी इक्वेशन से हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू वाई यहाँ भी है, x इक्वल टू वाई यहाँ भी है, और x इक्वल टू वाई यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ भी x इक्वल टू वाई है, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों 0 है। क्लियर है? तो ये एक सिंगल इक्वेशन हमें डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प नहीं कर रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इक्वेशन निकाल के देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है कि आपका बॉक्स का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर क्या मैं बॉक्स आसानी से लिखना जानता हूं। अब बॉक्स निकालने के लिए करना क्या है, आई जे के फॉर्मेट में जो डिटरमिनेंट बनता है उसके प्लेस में तीनों ही क्या कर दो, कोएफिशिएंट की मदद से डिटरमिनेंट क्रिएट कर लो। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है, सिंस बॉक्स ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू 0, तो यहां पर आपके पास में क्या आएगा, बी वेक्टर के साथ में क्या है बच्चों, आई जे कैप माइनस के कैप। मतलब आपका जो आई के साथ में कुछ नहीं है, जे के साथ में 1 है, और के के साथ में -1 है। जो आपका सी वेक्टर है वो क्या है, सी वेक्टर है के कैप माइनस आई कैप। तो यहां पर एक्चुअली आई के साथ में -1 है, के के साथ में 1 है, और जे के साथ में कुछ नहीं है। और डी वेक्टर जो है वो तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप पहले से पता है हमें, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हमें सॉल्व करना है। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है, तो अब यहां पे डिटरमिनेंट ओपन करना कोई बहुत ज्यादा मुझे मुश्किल लग नहीं रहा है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। 0 के साथ में जो भी आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद में -1 के साथ में कितना आएगा, -1 के साथ में आपके पास आएगा -z एंड -x। उसके बाद -1 के साथ आपका कितना आएगा, -1 के साथ आएगा -y। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्या कंडीशन क्रिएट करके देगा आपको, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस जेड, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके फिर से प्लस, तो ये आ रहा है आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत अच्छी इक्वेशन है। हमारे पास अब टोटल बच्चों 3 इक्वेशन से और 3 अननोन से x y z। इनको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड विद द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे थॉट तो नया कुछ हमें देने की जरूरत है नहीं।
मेरे पास एक बहुत ही आसान सी इक्वेशन है कि x और y आपस में इक्वल है। अगर x और y आपस में इक्वल है तो यहां पे अगर मैं यूज कर लेता हूं तो मेरे पास z का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। सिंस y इज इक्वल टू x, सिंस y इज इक्वल टू x इंप्लाइज z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे y की जगह x डालता हूं तो ये 2x हो गया, उस साइड जाके z की वैल्यू -2x हो जाएगी। तो मुझे x, y और z तीनों x की टर्म्स में बताएं। तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x के प्लेस में तो x ही रहने देते हैं, y के प्लेस में भी x आ जाएगा और z के प्लेस में -2x आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट दिस इज जनरेटिंग इज 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू +-1/√6। अगर x इज इक्वल टू +-1/√6 है देन इन दैट केस आई गेस सभी के सामने अपना आंसर आ चुका होगा। आपको यहां पर x का वैल्यू पता है तो y का वैल्यू एक्जैक्टली वही होना चाहिए। 1/√6 वाली वैल्यू आई गेस यहां पे बच्चों को एक ही जगह नजर आ रही है, तो यहां पे ज्यादा सोचने का टाइम स्पेंड करने की बात नहीं है, आपका ए आंसर करेक्ट होना चाहिए। आप अनअकैडमी प्लस को थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पर जो आपकी क्लासेस हो रही है बच्चों, वो आप अगर अटेंड करना चाहते हो तो आपको केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना होता है। वो सिंगल सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 साल का या 2 साल का ले लोगे, ठीक है, तो आपको काफी अच्छा यहां पर मेंटर्स के साथ में, टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रहने को मिलेगा। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि आप वहां पे टेस्ट सीरीज भी दोगे, उसके अगर आप मार्क्स अच्छे लाते हो तो भी आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि यहां पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो भी आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि यार यहां पे मैं बाकियों से पीछे जा रहा हूं, मुझे और मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग अनअकैडमी प्लस फीचर्स वेरी वेल, है ना। अगर आपने अभी भी ट्रांजिशन नहीं किया है सो डू ट्रांजिशन फ्रॉम अनअकैडमी जे चैनल टू अनअकैडमी प्लस। लेकिन यहां पर बच्चों आपका जो पढ़ाई है इसी तरह से जारी रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली वीक हैं, वी आर नॉट सेइंग कि दे शुड इवन पे दिस, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगर कर सकता है तो उसने इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ये सोचो कि आप दिवाली आ रही है, दिवाली में आप एक्चुअली कितना खर्चा करते हो, ठीक है। आप दिवाली में जो खर्चा करते हो अगर आप उसको बेसिकली अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दोगे तो शायद आगे चल के आपको ज्यादा रिटर्न्स और ज्यादा अच्छे से कुछ रिजल्ट्स निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन द राइट थिंग्स, ठीक है। दिस इज द राइट थिंग दैट वेयर यू शुड स्पेंड योर मनी, ठीक है। ऑलराइट, सो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बच्चों आपको 27,000 का मिलेगा और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 43,000 का आपको मिलेगा। सो दीज आर द प्राइजेस दैट यू विल गेट आफ्टर यू अप्लाई जेईई लाइव कोड, जो आपको 10% डिस्काउंट देता है। तो डू यूज दैट कोड। और यहां पर बच्चों आपकी जो स्टडीज है वो ऐसे चलते रहेंगी। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और यहां पर बच्चों आप शेयर भी कर सकते हो इस लेक्चर्स को। हम यहां पर जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल पाए थ्रू अनअकैडमी जे चैनल, ठीक है। और उसके लिए आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हो। अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो ये सारे लेक्चर्स विद द हैशटैग JEE Live Daily, देन वी विल बी एक्चुअली बी एबल टू फाइंड यू एंड वी विल बी एबल टू सी कि यहाँ पर कितने बच्चे ये चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर। सो डू शेयर दीज लेसन्स। एंड बच्चों और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको यहाँ पर अनअकैडमी जे पर बहुत ही अमेजिंग कंटेंट मिल रहा है, वैसे आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा अनअकैडमी नीट और अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल्स पे, ठीक है। तो अगर आपके नजर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है, देन डू पॉइंट देम आउट टू दीज 2 चैनल्स ऑल्सो। अगर कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है या फिर कोई जूनियर क्लासेस में जो आगे चल के नीट या जेईई की तैयारी करना चाहता है, देन दीज 2 चैनल्स विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।